बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घर रहकर अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एडीपी सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो आगाज़ हो चुका है और ऑनलाइन स्टडीज़ हमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो है वो कंटिन्यू करना पड़ रही हैं और ये डेफिनेटली सेफ़ वे है। और दूसरी बात यह है कि जब तक हम फिज़िकल क्लासेस में नहीं आते तब तक हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ये अच्छा ज़रिया भी है कि हम घर रहकर अपना नॉलेज जो है वो अपडेट करें। तो सेकंड सेमेस्टर में एक हमारा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। आज इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर 1 है और आज हम इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे कि यह सब्जेक्ट है क्या और इसके जो एरिया ऑफ डिस्कशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन्वायरमेंट के लफ्ज़ से तो सभी बच्चे वाकिफ़ हैं कि हमारा इर्द गिर्द जो सराउंडिंग होती है उसे हम इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। जगह जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ से हम खुराक हासिल करते हैं, जो हमें महफूज बनाती है, वो इन्वायरमेंट कहलाती है। तो ये बाकायदा एक सब्जेक्ट का दर्जा रखती है। आज से अगर हम तकरीबन 200 साल पहले अगर देखें तो इसकी कोई इतनी अफादियत नहीं थी। इन्वायरमेंटल साइंस को साइंस का दर्जा हासिल नहीं था। डिस्कशन ज़रूर होती थी लेकिन कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी और उसकी बड़ी वजह यह है कि उस वक्त इन्वायरमेंट को कोई भी ऐसे संगीन चैलेंजेस जो है वो दरपेश नहीं थे जितना कि आज हैं। तो अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का दर्जा हासिल कर चुका है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट होती है और सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने पर होती है। इसलिए बाकायदा तौर पर अब ये एक साइंस का दर्जा हासिल कर चुका है और ये अब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल साइंस है और ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने की वजह से इसकी अहमियत जो है वो और भी बढ़ जाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें तो ये साइंस ऑफ इन्वायरमेंट है। जब हम इन्वायरमेंट को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसे हम इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए हम किसी एक साइंस का सहारा नहीं ले सकते। हमें इसमें केमिस्ट्री की भी ज़रूरत पड़ती है, फिज़िक्स की भी ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल साइंसेस की भी ज़रूरत पेश आती है, हमें हेल्थ साइंसेस की भी, फूड साइंस की भी। तो सारों को हम कंबाइंडली लेकर जो है वो इसमें चलते हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो बना सकें। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ स्पीशीज़ मौजूद हैं जिनके हम होने वाले डिफरेंट चेंजेस को स्टडी करेंगे, जिसमें एयर आ जाती है, वाटर है, सॉइल है। तो हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करती हैं और ह्यूमंस किस तरह से इनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो एरिया ऑफ स्टडी होगा इंशाल्लाह इस पूरे सब्जेक्ट में, जिसको हम 1 to 1 डिफरेंट टॉपिक के एस्पेक्ट्स जो है जो वो कवर अप करेंगे। सबसे पहले इन्वायरमेंट है क्या, इसके लिए बड़ी एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग एक्सटर्नल कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ पीपल, एनिमल और प्लांट्स, लिविंग और वर्किंग कंडीशंस। तो ये वो कंडीशंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको पता है कि इंसान सबसे पहले आता है, फिर एनिमल्स आते हैं और प्लांट्स आते हैं। तो जो भी कंडीशन इस तीनों स्पीशीज़ को सपोर्ट करती हैं वो इन्वायरमेंट कहलाता है। तो सबसे पहले है जी सराउंडिंग के हवाले से कि जी व्हाट इज़ सराउंडेड, कौन सी चीज़ है जिसको सराउंड किया गया। तो डेफिनेट सी बात है उसमें हम लोग आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं और जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक एनिमल्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट वो सराउंडेड हैं। बाय व्हाट सराउंडेड, किन चीज़ों से वो सराउंड किए गए हैं। उसमें काफ़ी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। मसलन इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो एक आदमी को या एक एनिमल को जो सराउंड किया हुआ है वो एयर ने किया हुआ है। इसी तरह उसको सराउंडिंग में अगर हम देखते हैं वाटर ने उसको सराउंड किया हुआ है। तो इस तरह से जितनी भी कंडीशन जो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती हैं उनकी स्टडीज़ जो है वो इस ब्रांच में जो है वो पर्टिकुलरली की जाती है। हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट जो है वो डे बाय डे जो है वो चेंज हो रहा है और वो अगर हम सीरियसली स्पीकिंग हो तो वो हार्मफुली चेंज हो रहा है। हमने उसको बड़ा एडवर्सली जो है वो नुकसान पहुंचाया है और उसकी ज़िम्मेदार जो है वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स ही हैं सबसे ज़्यादा। तो हमने इस पूरी जो स्टडीज़ है हमारी इन्वायरमेंटल साइंसेस, इसमें देखना है कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है
इसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारे ऊपर, ये सारी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम इस सब्जेक्ट में जो है वो 1 to 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें कि अ पर्सन द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द सम टोटल ऑफ द स्टिमुलेशन विच ही रिसीव्स फ्रॉम हिज कंसेप्शन अंटिल हिज डेथ। ये एक साइंटिस्ट बोरिंग की डेफिनेशन है जिसमें उसने ये बताया है कि एक इन्वायरमेंट का काम जो है वो तमाम तरह की स्टिमुलेशन आपको पता है तहरीक को कहते हैं, जो एक आदमी को मिलती है जब तक कि वो वफात नहीं पा जाता, यानी कि पैदा होने से लेकर मरने तक जितनी भी स्टिमुलेशंस आती हैं वो हमें इन्वायरमेंट से आती हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन है बाय द साइंटिस्ट जिसका नाम बोरिंग है, लेकिन डेफिनेशन जो है वो इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट इन्वायरमेंट कंप्राइजेज वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। मसलन उसमें कौन कौन सी फिजिकल भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, कल्चरल भी हैं, सोशल, मॉरल, इमोशनल, ये सारी स्टिमुलेशन जो हैं वो हम अपनी सराउंडिंग से रिसीव करते हैं और ये सारी की सारी इन्वायरमेंट कहलाती हैं। इसी तरह डगलस एंड हॉलैंड, इनकी भी डेफिनेशन बड़ी पॉपुलर है कि द टर्म इन्वायरमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एग्रीगेट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशंस which affect the life, nature, behavior and the growth, development and maturity of the living organism। तो वहाँ पर जो बोरिंग था उसने स्टिमुलेशन की बात की है और डगलस एंड हॉलैंड ने जो बात की है वो फोर्सेस को बात की है कि जो भी फोर्सेस एक्सटर्नल है कि सबसे अहम बात ये जितनी भी फोर्सेस के उसने यहाँ पर नाम लिखे हैं, नेचर है, बिहेवियर ऑफ नेचर है या ग्रोथ है, ये सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिस पर वो कहता है कि ये इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। तो स्कोप जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट के बगैर ज़िंदा रहने का तस्वुर भी नामुमकिन है, तो इसलिए इसका बड़ा ही वास्ट किस्म का स्कोप है जो हम देखते हैं बारी बारी। कहते हैं द इन्वायरमेंटल कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट्स एज अंडर। अब सबसे पहले कि हम इसके स्कोप को डिस्कस करें, हमें ये तो पता हो कि इन्वायरमेंट में हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स के हवाले से स्कोप को चेक करना है। तो उसमें सबसे पहले देखें अगर आप स्कोप में तो एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर गैसेस जो सराउंडिंग द अर्थ है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं और ये अल्लाह ताला ने हमारी ही हिफाजत के लिए भी और हमें ऑक्सीजन फ्राहम करने के लिए भी ये जो है वो एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस बनाया है और ये काफ़ी हम ह्यूज अमाउंट में गैसेस जो हैं वो इस अर्थ को सराउंड करती हैं और इसी गैसेस की वजह से ही अर्थ जो है वो एक लिविंग प्लैनेट है। तो अब गैसेस में सबसे ज़्यादा मेजर प्रोपोर्शन आपको पता है नाइट्रोजन का है और 78% के करीब, फिर दूसरे नंबर पर आने वाली जो है वो गैस ऑक्सीजन है 21% है, जबकि बाकी गैसेस लेस देन 1% है सारी की सारी। तो एटमॉस्फेयर का क्या क्या काम है? नंबर 1, इट सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट गैसेस। जो भी अगर कोई ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर गैसेस नहीं है तो वहाँ पर लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती। इट सेव्स इट फ्रॉम द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट ऑफ आउटर स्पेस। अगर हम देखें तो हमारी ज़मीन को बाहर से जो डिफरेंट आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम शहाब साकिब कहते हैं या इसी तरह और मेटेरॉइड्स वगैरह हैं जो हमेशा ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स द अर्थ, उनसे बड़ा ख़तरा है। तो हमारी एटमॉस्फेयर उनसे हमें बचाती है, फ्रिक्शन क्रिएट करके उन डिफरेंट मेटेरॉइड्स वगैरह को ख़त्म कर देती है। वरना अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो वो मेटेरॉइड्स रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में हमारी अर्थ को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएँ। It absorbs most of the cosmic rays from the outer space and a major portion of the electromagnetic radiation from the sun। अगर ये गैसेस का एक अल्लाह ताला ने ब्लैंकेट ना बनाया हुआ हो तो सूरज हमारी ज़मीन को बिल्कुल राख कर देगा। इसकी गर्मी की हिद्दत अगर आप देखें रेंजा खान में रहते हुए कि वैसे ही जून जुलाई में इतनी गर्मी पड़ती है कि इनके होते हुए भी नाकाबिले बर्दाश्त है, और अगर हम इन गैसेस को माइनस कर दें अपने इन्वायरमेंट से तो फिर वो हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और कोई भी चीज़ जो है वो ग्रो नहीं कर सकती ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी तरह इट ट्रांसमिट्स ओनली अल्ट्रावायलेट विजिबल नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, इनकी वेवलेंथ मेंशन की हुई है, वाइल फिल्टरिंग आउट द टिश्यू डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट वेव्स बिलो 300 नैनोमीटर। जो हमारे लिए काम की रेडिएशन हैं उसको तो ये एब्जॉर्ब जो गुजरने देती है और जो हमारे लिए ख़तरनाक है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है,
जिससे हमारे जो सरफेस है, जो हमारी अर्थ है, वो सेव हो जाती है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेस गैसेज जो है वो इसमें शामिल है। अब उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, ये दूसरा बड़ा पोर्शन है हमारे इन्वायरमेंट का। हाइड्रो का लफ्ज़ी मतलब होता है पानी, और वो तमाम पोर्शन जहाँ पर पानी है, वाटर रिसोर्सेज तमाम तरह के, चाहे वो ओशियंस हैं, चाहे वो लेक्स हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर है, चाहे वो पोलर आइस का, यानी जहाँ कहीं भी पानी है, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। पानी हवा के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है। कहते हैं जी नेचर 97% ऑफ द अर्थ वाटर सप्लाई इज इन द ओशियंस। नेचर ने पानी का जो फ्लो रखा है 97% जो है वो समंदरी पानी है, जबकि 2% जो है वो पोलराइज कैप्स की सूरत में है और ग्लेशियर्स की सूरत में, और वो लॉक्ड है, यानी कि वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा। वो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा पोर्शन फ्रीज करके जो है वो नॉर्थ एंड पर जो है वो रखा हुआ है अर्थ के। ओनली अबाउट 1% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, और सिर्फ 1% वो पानी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो नदियों की सूरत में है, दरियाओं की सूरत में है, या अंडरग्राउंड वाटर की सूरत में है, जिसको आप देखें हम अपने डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथो जो है, अगर आप समझें इस बात को, स्टोन को कहते हैं, और लिथोस्फीयर वो तमाम पोर्शन है जो रॉकी है और वो सॉलिड अर्थ का पोर्शन है जिस पर हम रहते हैं, या आप इसे अर्थ क्रस्ट भी कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स अकरिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड द सॉयल, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, और ये सारी जो सरफेस है ये पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर है। और इसी तरह जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बड़ा सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बनती है कि वेयर एवर देयर इज लाइफ दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। जहाँ कहीं पर भी ज़िंदगी मौजूद है वो बायोस्फीयर कहलाता है, चाहे वो समंदर की गहराई हो, चाहे वो ज़मीन का सरफेस हो, चाहे वो फ़िज़ा में रहने वाले परिंदे हैं। तो ये जो भी जहाँ कहीं पे भी लाइफ को सपोर्ट मिलती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। तो ये मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं, और ये इन्वायरमेंट का ऐसा हिस्सा है चारों जिसको आप किसी भी लिहाज से जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, या इनके बगैर इन्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होता। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब कहते हैं इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंटरेक्टिंग सिस्टम्स ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स interrelated in various ways, individually as well collectively. These elements may be explained as under. So number 1, physical elements. Physical elements are space, landforms, ज़मीनें हैं, water bodies, climate, soils, rocks, minerals. They determine the variable character of the human habitat, its opportunities as well as limitation. तो कहता है कि ये जो फिजिकल एलिमेंट है ये इंसान की हैबिटेट, हैबिटेट कहते हैं मस्कन को, जहाँ पर वो एनिमल रहेगा या ह्यूमन बींग जहाँ पर रहते हैं, ये उनको बनाने में काम आते हैं। और दूसरा ये फूड को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आप देखें हम ज़मीन पर फसलें काश्त करते हैं, अगर ज़मीन ही ना हो तो फसल कैसे काश्त हो, तो इंसान भूख से मर जाए। और दूसरा ये कि ये लिमिट भी करते हैं कि हमने किस लिमिट में रहना है, बस हम ज़मीन के सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। अब हमने नो डाउट कोशिशें शुरू की हुई हैं, डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उन पर ट्रैवल करने का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन स्टिल अभी उतनी कामयाबी नहीं है, अभी हम ज़मीन का अल्टरनेटिव ढूंढने में कामयाब नहीं हुए। नंबर 2 पर देखें अगर, तो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैन कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फीयर। यानी कि बायो जिन एलिमेंट्स में लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर कुछ कल्चरल एलिमेंट्स आ जाते हैं। कल्चरल एलिमेंट्स सच एज इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स आर एसेंशियली मैन मेड फीचर्स विच मेक कल्चरल मिलियो। अब आप देखें कि एक कंट्री है वहाँ पर गंदम की काश्त होती है, एक ऐसी है जहाँ पर गंदम की काश्त नहीं होती। तो ये एलिमेंट्स जो हैं, अब ज़मीन इनकार नहीं कर रही गंदम काश्त करने से, वहाँ की जो एक लोकल बॉडीज़ हैं वो कहती हैं जी गंदम नहीं काश्त करेंगे, हम चावल काश्त करेंगे, ये हमारे इख्तियार में है कि हम ज़मीन पर गंदम की काश्त करें। तो ये हमारे पास कल्चरल एलिमेंट्स में आता है कि जो लोग हैं उस जगह के वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, क्या वो ज़मीन पर फ्रूट काश्त करते हैं, क्या वो मकई काश्त करते हैं। तो ये डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो नेशन टू नेशन वेरी करते हैं, और ये हमारा
थर्ड एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है जिसे हम कल्चरल एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो ये आज का हमारा एक इंतहाई इंट्रोडक्टरी लेक्चर इंपॉर्टेंट किस्म का था। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने बात करेंगे। इसको रीड करें, इंशाल्लाह मैं इससे रेलिवेंट मटेरियल जो है वो ग्रुप में अपलोड कर दूंगा और उससे भी आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और आप चाहें तो जो आपको मटेरियल होगा उसकी आप प्रिंट ले लें तो वो आपके पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में आ जाएगा। बहरहाल रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड इंशाल्लाह कर दिए जाएंगे रेलिवेंट टू योर लेक्चर। आपने उनको वेल अरेंज और रिमेंबर करना है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।